friends, myself Dr. Ankita Singh Chakotia, PhD in Biotechnology. आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में और उससे रिलेटेड किस तरह से बनी है और ये कैसे किसी भी होस्ट में मतलब किसी भी ह्यूमन बीइंग में किस तरह से ये काम करती है और कैसे हमें कोरोना वायरस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। उससे पहले हम बात करते हैं। हमें पता है कि एवरी ह्यूमन बीइंग मतलब कि वी एनकाउंटर इन आवर डेली लाइफ विद so many of microorganism or pathogen that can be bacteria, that can be virus, fungi, spores and parasites। किसी भी फॉर्म में हम किसी भी तरह के पैथोजन से डेली मिलते हैं, मतलब कि हमारे आसपास में रहते हैं। बट ऐसा नहीं कि हमेशा हम अपनी दवाई पे ही निर्भर रहते हैं इन सबसे बचाव के लिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर एक खुद से एक इम्यून सिस्टम होता है और वो भी दो तरह से काम करता है। पहला ये, सबसे पहली बात करें हम अपनी लेयर की जो कि हमारी पूरी बॉडी को कवर करती है, दैट इज स्किन, दैट प्रोवाइड्स फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस दैट रेस्ट्रिक्ट जो कि किसी भी पैथोजन को या किसी भी फॉरेन बॉडी को हमारे बॉडी में एंटर होने से रोकती है, वो है स्किन। क्योंकि इसमें एक वाटरप्रूफ केराटिन प्रोटीन पाई जाती है कि बाहरी लेयर जो कि एपिडर्मिस होती है, तीन भागों में अगर बांटे हम हमारे स्किन को, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस लेयर, तो एपिडर्मिस लेयर में केराटिन प्रोटीन होती है, सेल्स में केराटिनोसाइट में, जो कि एक वाटरप्रूफ प्रोटीन होती है जो कि एंट्री ऑफ एनी काइंड ऑफ फॉरेन मटेरियल को रेस्ट्रिक्ट करती है, इनहिबिट करती है। इसके अलावा म्यूकस लाइनिंग हमारे पूरे बॉडी में पाया जाता है, जैसे कि नेजल कैविटी आपका गट में पाया जाता है, आपके इंटेस्टाइन में होता है, साथ ही साथ हमारे आंखों में, आईलिड्स में होता है। इसके अलावा लंग्स में पूरी म्यूकस लाइनिंग होती है जो कि कंटिन्यूसली म्यूकस सिक्रीट प्रोड्यूस करती है। एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है, बहुत ही स्लाइमी सा, जो कि किसी भी पैथोजन अगर बाय फॉल्ट या कोई फॉरेन मटेरियल अगर एंटर हो जाए तो उसको वहीं के वहीं रोक देती है, चिपका देती है और विद द हेल्प ऑफ अदर मैकेनिज्म इसको वापस बाहर भेज देती है। इसके अलावा लंग्स के अलावा हमारे यूरिनरी सिस्टम में भी म्यूकस लाइनिंग पाई जाती है। तो ये एक तरह का फिजिकल बैरियर क्रिएट करती है फॉर द इम्यून सिस्टम। इसके अलावा हमारे सेल में बहुत सारे ऐसे हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जो कि किसी भी बाहर के पैथोजन को इजीली एंगल्फ कर लेते हैं और उसको किल कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। ऐसे सेल्स को कहते हैं फैगोसाइटिक सेल और इस तरह के बैरियर को कहते हैं फैगोसाइटिक बैरियर। उसके अलावा हमारे बॉडी में ही एक कुछ मैकेनिज्म होते हैं जो कि, जैसे कि अगर हम आंसुओं की बात करें एक एग्जांपल के तौर पे, आंसुओं में एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम, जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ देता है और उसको एंटर नहीं होने देता हमारे सिस्टम में। हम अगर बात करें अपने स्टमक में जो एसिड प्रोड्यूस होता है, दैट इज आल्सो हार्मफुल फॉर सम पैथोजन दैट कैन नॉट सर्वाइव विद इन दैट एसिड। So this kind of mechanism provide us a physiological barrier for the pathogen. Another is inflammation। आपने देखा होगा कि इन्फ्लामेशन, जब भी कोई आपको चोट लगती है या कोई इंसेक्ट बाइट होता है तो वो जगह फूल जाता है, सूज जाता है। तो वो इन्फ्लामेशन, हालांकि वो इरिटेटिंग होता है क्योंकि वहाँ पे आपको दर्द हो रहा होता है, गर्म हो जाता है, रेडनेस हो जाती है उस पर्टिकुलर जगह पे, बट दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स टुवर्ड्स एनी काइंड ऑफ invader or foreign material. So this these all the barriers actually combinedly form the first line of defense or innate immunity। innate immunity इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हमें बाय बर्थ ही मिला होता है। ये और सारे के सारे पैथोजन के लिए इसी तरह से वर्क करता है। ये ऐसा नहीं कि वायरस के लिए कुछ अलग होगा या बैक्टीरिया के लिए अलग होगा, ये सारे के सारे पैथोजन के लिए सिमिलरली वर्क करता है। दैट इज innate immunity और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अगर हम बात करें कि हमेशा ये तो काम नहीं करता कि कभी हम बीमार भी पड़ते हैं, या इसके अलावा भी हमारे अंदर एक और इम्यून रिस्पॉन्स होता है, इम्यूनिटी होती है जो पैथोजन पर काम करती है, दैट इज एडेप्टिव इम्यूनिटी। अब वो कैसे काम करती है उसके बारे में भी बात कर ले। उसके अलग फीचर्स हैं।
अगर हम बात करें इनेट इम्यूनिटी से, ये थोड़ा स्पेसिफिक होती है, थोड़ी ज़्यादा स्मार्ट होती है, बिकॉज़ ये इज़िली क्योंकि हमें ये पता है कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं हमारे आसपास, इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, इन द फॉर्म ऑफ वायरस, फंजाई, देयर स्पोर्स, सम पैरासाइट्स, प्रोटोजोआ, अलग-अलग तरह के हमारे पैथोजन से हम घिरे हुए हैं। तो हम ये वाला जो इम्यून सिस्टम है वो इजीली इनमें डिस्क्रिमिनेट कर लेता है कि कौन, और सबके लिए अलग-अलग तरह का रिस्पॉन्स करता है। इनफैक्ट अगर आप किसी केमिकल से भी आपको एलर्जिक है या आपको उससे आपका इम्यूनिटी रेज होता है, तो उसमें भी ये डिस्क्रिमिनेट करना जानता है एंड इट एक्ट अकॉर्डिंगली। अनदर वन इज एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी, जैसा कि मैंने बताया ये अलग-अलग तरह से काम करता है। इसके साथ-साथ अगर सूक्ष्म, if there is a subtle difference between the pathogen or the foreign material, जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है आपको, ये है कोरोना वायरस और ये है इन्फ्लुएंजा वायरस, देखने में काफी सिमिलर हैं। दोनों की सरफेस पे वायरस, ये स्पाइक्स प्रोटीन होती हैं, स्पाइक्स प्रोटीन से बने स्पाइक्स होते हैं, दोनों ही वायरस हैं और दोनों में ही आरएनए होता है। बट फिर भी हमारा इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ही इजीली इन दोनों को पहचान लेता है कौन सा इन्फ्लुएंजा वायरस है और कौन सा कोरोना वायरस, एंड अकॉर्डिंगली उस पे काम करता है। तो दिस इज कॉल्ड एज एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी। इसके अलावा इट क्रिएट्स मेमोरी, इसमें इतनी पोटेंशियल होता है कि ये मेमोरी भी बना लेता है। जैसे कि अगर कोई फर्स्ट टाइम कोई बैक्टीरिया या कोई पैथोजन से हम एनकाउंटर होते हैं, हमारी बॉडी में कुछ ऐसी सेल्स है जो उनको पहचान लेती है, अगर एनकाउंटर हुए हैं तो उसके अगेंस्ट एक मेमोरी क्रिएट कर लेती है कि हाँ ये, और अगर दोबारा वही सेम बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन अगर दोबारा से एनकाउंटर या एंटर होता है हमारी बॉडी में, तो वापस से उसको रिकॉल करती है कि वही, और उसको खत्म कर देती है। अगर 3 बार भी इस तरह हो तो भी, और लाइफ लॉन्ग ये इस तरह से चलता रहता है। तो दिस इज कॉल्ड एज मेमोरी। इसके अलावा इट कैन इजीली रिकॉग्नाइज बिटवीन और डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ कंपाउंड। अगर हमारी बॉडी का है तो इट डू नॉट कॉज एनी हार्म टू दैट वन। अगर हाँ सेम काइंड ऑफ अगर हमारे बाहर से जो हमारा नहीं है, तो इट कैन इजीली डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ material in the body. So combinedly, all these are the features of adaptive immunity that provide us protection against any kind of pathogenic material. Now, एडेप्टिव इम्यूनिटी में मेन जो सेल्स होती है, वैसे तो बहुत सारे सेल्स एंड बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, काफी ऑर्गन्स हैं, बट मेजरली अगर देखें मोटा मोटा ये टी सेल और बी सेल के इर्द गिर्द सारा एडेप्टिव इम्यूनिटी घूमता रहता है। ये बी सेल होती हैं जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवाती हैं, और टी सेल जो है वो रिकॉग्नाइज करती हैं, साथ साथ अलग तरीके से अपना कोई बैक्टीरिया को या हमारी खुद की सेल्स को भी किल करने में हेल्प करती है। जैसे कि कैंसर सेल्स हैं तो उनको ये किल करने में हेल्प करती है। चलिए आगे बात करते हैं वैक्सीन की। वैक्सीन क्या होते हैं? वैक्सीन आर नथिंग, दे आर जस्ट एक किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही एक पार्ट होता है। वो हो सकता है कि कब पूरी की पूरी एक किल्ड सेल हो या इनएक्टिवेटेड सेल हो, या हो सकता है उसका एक प्रोटीन का भाग हो, या उसका डीएनए, आरएनए जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है, या हो सकता है कोई कार्बोहाइड्रेट बेस्ड हो। ऐसे प्रोडक्ट को जब हम अ, उस डिसीज से लड़ने के लिए यूज करते हैं, तो वह दवाई कहलाती है वैक्सीन। अब ये कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहला अगर हम बात करें एटेन्यूएटेड और किल्ड पैथोजन वैक्सीन, तो एटेन्यूएटेड से ही नाम या किल्ड पैथोजन से ही नाम आ रहा है कि हाँ इसमें पैथोजन को मार दिया गया होगा, इसको टोटली इनएक्टिव कर दिया गया होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें कोरोना वायरस की। अब हमारे पास हालांकि इसके लिए वैक्सीन डेवलप हो गई है, उसी से रिलेटेड ये मैकेनिज्म है कि अगर हमारे पास कोरोना वायरस हमें मिल गया है एंड उसको अंदर से अगर हम खोल के देखें कि ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, और अगर हम इसी कोरोना वायरस को हम एक बीटा प्रोपियोलैक्टोन जो एक कंपाउंड जो कि वाटर सॉल्युबल कंपाउंड है, और बेसिकली ये पैथोजन की इनएक्टिव उनके जेनेटिक मटेरियल को टोटली कंप्लीटली फंक्शनलेस करने के लिए काम में लाया जाता है। अगर इस वायरस को हम इसके साथ ट्रीट कराएं तो क्या होगा? इसका जेनेटिक मटेरियल टोटली डिस्टॉर्ट हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। एक तरह से ये पूरा बाहर का जो ये खोल है ये केवल बचेगा, अंदर जेनेटिक मटेरियल टोटली इनएक्टिव हो चुका है। अब
इनएक्टिव होने की वजह से ये जो वायरस था, ये दोबारा अपना जो जिस तरह से डिसीज कॉज कर रहा था वो नहीं कर पाएगा। अब ये केवल इसमें क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये प्रोटीन वाला भाग रह गया है, इसका मेन जो लाइफ थी वो खत्म हो चुकी है। ऐसे में क्या होगा, अगर हम इसको एक तकनीकी से कैसे भी ये वैक्सीन में यूज कर लें, इंजेक्ट कर दें इस सेम हीट किल्ड और एटेन्यूएटेड वायरस को, देन इट में वर्क to help it may help in build up the immunity against the same pathogen। यही तकनीक यूज की गई है कोवैक्सीन में भारत बायोटेक द्वारा, जो कि आजकल बहुत चर्चा में भी है, जो कि यूज में भी हो रहा है भारत में कई, और भारत के बाहर भी कई जगह ये वैक्सीन को भेजा गया है। भारत बायोटेक ने यही मैकेनिज्म यूज किया जिसमें कि उन्होंने इस वायरस के जेनेटिक मटेरियल को पूरी तरह से इनएक्टिव कर दिया है बीटा प्रोपियोलैक्टोन की मदद से, और केवल वो इस बाहर के प्रोटीन वाले हिस्से को और कंप्लीटली वायरस को वैक्सीन बना के यूज कर रहे हैं टू हेल्प द टू गेट रिड ऑफ फ्रॉम द डिसीज। भारत बायोटेक ने ये वैक्सीन बनाई और साथ में उसको मदद किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने और आईसीएमआर ने। चलिए अब देखते हैं कि किस तरह से ये काम कर रहे हैं। इफ वैक्सीनेशन के बाद जैसे ये हीट एटेन्यूएटेड और किल्ड वायरस आपके बॉडी में एंटर होगा, बॉडी में एक सेल, स्पेशल सेल पाई जाती है जो कि कहलाती है फैगोसाइटिक सेल या कह लीजिए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ये सेल क्या करेगी, जैसे ही बॉडी में वायरस एंटर हुआ उसको एंगल्फ करेगी, एंगल्फ करने के साथ ही ये उसका डिस्ट्रक्ट करेगी टोटली विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, उसको और ज्यादा तोड़ देगी अलग अलग हिस्सों में। साथ ही साथ जैसे कि हम देख रहे हैं कि इसके सरफेस पे रिसेप्टर्स है, कुछ एक तरह का एक संरचना है जो कि देखा जाए तो एक रिसेप्टर जैसा दिख रहा है। वो क्या करते हैं, जैसे ये लाइसिस हुआ फर्दर वायरस का विद इन द सेल, उसके टूटे हुए भाग को, मेनली जो प्रोटीन बची है उसको अपने रिसेप्टर पे लेके प्रेजेंट करता है, और हेल्पर टी सेल के पास में जो कि एक और स्पेशल सेल है हमारे बॉडी में ही, वहां तक लेके जाता है। हेल्पर टी सेल क्या करती है, उसे पहचानती है जो ये प्रोटीन ये शो कर रहा है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, और एक्टिवेट हो जाती है। एक्टिवेट होते के साथ ही हेल्पर एक्टिवेटेड हेल्पर टी सेल बी सेल के पास, जो कि एंटीबॉडी बनाती है हमारे शरीर में, उसके पास ये इस प्रोटीन को लेके जाती है। उससे क्या होता है कि बी सेल गेट एक्टिवेटेड एंड इट स्टार्ट टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। वो कुछ एंटीबॉडी अपनी सरफेस पे भी रखती है और कुछ वो रिलीज भी करती है। इतना तादाद में एंटीबॉडी बनाती है अगेंस्ट दिस वायरस पार्टिकल। ये जो प्रोटीन बची थी एपीसी में, वो उसके लिए एंटीबॉडी बनाती है। साथ ही साथ इसमें जैसे ही एक्टिवेट होती है एक मेमोरी सेल भी बन जाती है, बी सेल की ही जैसी होती है, जिसमें की क्षमता होती है कि जो समय आने पे एंटीबॉडी वगैरह भी बना पाए। वो मेमोरी सेल क्या काम करती है कि इस प्रोटीन पर, ये जो हरा वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, इस प्रोटीन के लिए एक मेमोरी बिल्डअप कर देती है, जो कि आपके फर्दर फ्यूचर में अगर कभी भी आप एक्सपोज हुए हैं या एक्सपोज होते हैं सेम काइंड ऑफ वायरस से, तो वो मेमोरी अपना दोबारा रिकॉल करती है और बी सेल से एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवाती है, सो दैट इट कैन किल द वायरस अगेन। आपको ज्यादा हार्म नहीं होता है और आप दोबारा से उस वायरस पर काम करते हैं, आपकी बॉडी इम्यून सिस्टम उस पर काम करती है और आप उस बीमारी से रिकवर कर जाते हैं। तो ये मैकेनिज्म है हमारे कोवैक्सीन वैक्सीन का, जो कि भारत बायोटेक ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और आईसीएमआर की मदद से बनाई है। चलिए बात करते हैं दूसरे तरह के वैक्सीन की, जो कि एमआरएनए वैक्सीन। इसमें क्या होता है, ये अगेन हमारे पास सेम वायरस है, इसका ये जेनेटिक मटेरियल है। अगर हम इस जेनेटिक मटेरियल को हम थोड़ा क्लीव कर ले, जो कि इसमें आरएनए वायरस है क्योंकि ये, उसके हम आरएनए को मान लीजिए थोड़ा कट करके बाहर निकाल लें, और इस आरएनए को अगर हम वैक्सीन में यूज करने लगे तो ये एमआरएनए वैक्सीन कहलाएगी। क्योंकि जेनेटिक मटेरियल हमें पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, इट्स अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशनल लाइब्रेरी ऑफ एनी सेल और ऑफ एनी लाइफ। क्योंकि इसमें जो भी आपकी जो भी जैसी भी संरचना होगी, आपने क्या प्रोटीन बनानी है या आपका किस तरह का स्ट्रक्चर दिखना चाहिए, ये सब इस जेनेटिक मटेरियल पे ही एनकोडेड रहता है।
तो अगर हम केवल इस जेनेटिक मटेरियल को ही, जो कि यहाँ पे आरएनए है, अगर हम इसको ही निकाल लें इस वायरस में से और उसको अगर हम यूज करें वैक्सीन में, तो ये कहलाता है एमआरएनए वैक्सीन। देखिए किसने, और यही कहलाता है कोविशील्ड। कोविशील्ड की यही प्रिंसिपल है कि दे आर यूजिंग एमआरएनए वैक्सीन, व्हिच इज दिस कोविशील्ड इज डेवलप्ड बाय एस्ट्राजेनेका एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। एस्ट्राजेनेका एक बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है इंग्लैंड में, ऑक्सफोर्ड, जिसने कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलके इस वैक्सीन का डेवलपमेंट किया है। दे हैव डेवलप्ड दिस वैक्सीन एंड इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में ये इसके साथ मिलके मास प्रोडक्शन इस वैक्सीन का हो रहा है। देखिए ये किस तरह से काम करती है। अगर हमारे बॉडी में कुछ एक सेल्स होती है, लाइक जैसे कि फैगोसाइटिक सेल कह लीजिए या फिर मैक्रोफेज कह लीजिए, जैसे ही हमारी बॉडी में ये आरएनए एंटर करता है विद द हेल्प ऑफ वैक्सीन, ये इस सेल की ही मैकेनिज्म को यूज करने लगता है, मशीनरी को यूज करता है और साथ साथ यूज करके ये बहुत सारे अमाउंट में प्रोटीन बनाने लगता है। अब देखिए वायरस तो है नहीं कंप्लीटली, केवल इसका जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल में भी वो भाग है जिस जो कि प्रोटीन सिंथेसाइज कर पाए। तो ये जैसे ही प्रोटीन बनाने लगता है, बनाता जाता है, बहुत ज्यादा प्रोटीन बनती है और एट लास्ट क्या होता है कि सेल गेट डिस्ट्रक्टेड आउट और डिस्टॉर्ट हो जाती है एंड रिलीज द प्रोटीन आउटसाइड ऑफ इट। नाउ अगेन द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जो कि हमारे पिछले वैक्सीन में भी काम कर रही थी, वो इस प्रोटीन को पिक करती है और हेल्पर टी सेल को प्रेजेंट करती है। हेल्पर टी सेल एक्टिवेट होता है और ये बी सेल को ये जो प्रोटीन बनी है वो प्रेजेंट करता है, जिससे कि बी सेल भी एक्टिवेट होती है और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने लगती है और साथ ही साथ ये मेमोरी सेल भी प्रोड्यूस करती है, जिससे कि आगे के लिए भी, भविष्य में भी आपका अगर सेम काइंड ऑफ वायरस अगर एनकाउंटर होता है, तो आप सेम प्रक्रिया से, एंटीबॉडी प्रोडक्शन से उस वायरस को किल किया जा सके। तो ये था हमारा कोविशील्ड के मैकेनिज्म। अब और आगे चलिए बात करते हैं कुछ कॉमन बातों के लिए, या जो रिलेटेड टू कोवैक्सिन एंड कोविशील्ड। कोवी एक कोवैक्सिन भारत बायोटेक ने बनाया है, वहीं कोविशील्ड की बात करें तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एस्ट्राजेनेका एक बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ मिलकर बनाया है। कोवैक्सिन एक एटेन्यूएटेड एंड जेनेटिकली इनएक्टिव किल्ड वायरस है। वैक्सीन जो कि यूज किया जा रहा था उसमें टोटली इनएक्टिव वायरस यूज किया जा रहा था। वही कोविशील्ड की बात करें तो ये एमआरएनए वायरस, एमआरएनए केवल वैक्सीन कहलाती है। क्यों? क्योंकि इसमें एमआरएनए का केवल वो भाग लिया जाता है, केवल वो भाग लिया जाता है आरएनए का जो कि स्पाइक प्रोटीन को सिंथेसाइज कर पाता है, जो कि कहलाता है एमआरएनए फॉर स्पाइक प्रोटीन। उसको एक दूसरे वेक्टर, वेक्टर इज लाइक लाइक कह लीजिए व्हीकल होता है, जो कि चिंपैंजी में कॉज करने वाला एक वायरस होता है, जो कि अपने आप से डिवाइड नहीं, रेप्लिकेट ना कर पाए होस्ट सेल में, उसके साथ मिला के या उसके साथ कंबाइन करके इस को वैक्सीन की तरह यूज किया गया है कोविशील्ड में। नाउ मूविंग टुवर्ड कोवैक्सिन अगेन, इट बिहेव्स टोटली नॉन सेल्फ फॉर होस्ट। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे हम कंप्लीट वायरस पार्टिकल यूज कर रहे हैं। इसमें कोई भी भले ही वो इनएक्टिव है, भले ही जेनेटिकली वो किल्ड है, बट ये है नॉन सेल्फ, इट इज टोटली नॉन सेल्फ, इट्स अ फॉरेन बॉडी फॉर अस। बट जबकि कोविशील्ड की अगर हम बात करें, कोविशील्ड में केवल एमआरएनए हम यूज कर रहे हैं, बट दैट एमआरएनए यूजेस आर और host cell machinery for the synthesis of spike protein. So host cell helps, एक तरह से host cell help करती है in decoding the message जो कि mRNA पे लिखा हुआ है for the spike protein. And yes, they both are effective. अब तक massive vaccination हो चुका है इंडिया में और बाहर भी हो रहा है, and अब तक बहुत ही इसके अच्छे ही रिजल्ट आ रहे हैं। So they both are effective. देखने में इनकी जो पैकिंग है कोवैक्सिन की वो कुछ इस तरह से होती है और कोविशील्ड की कुछ इस तरह से है। एंड जो माइल्ड, अब देखिए वैक्सीन है, नॉर्मल किसी भी तरह की वैक्सीन आप लगवाएंगे तो वो आपको चाहे थोड़ा बहुत तो साइड इफेक्ट उसके आते ही हैं, जो कि रिपोर्टेड हैं। थोड़ा बहुत रेडनेस होता है, स्वेलिंग या पेन हो सकता है एट द साइट ऑफ वैक्सीनेशन, जो कि आम
में ही लगाया जाता है बाजू में, तो वो नॉर्मल है, इट्स प्रीटी नॉर्मल। तो दीज आर द कॉमन साइड इफेक्ट फॉर बोथ द वैक्सीन। ये दोनों के बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड के बारे में, और हमारे इम्यून सिस्टम किस तरह से इसके लिए काम करता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे जरूर लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर आप प्रेस करें, सो दैट आपको मैक्सिमम सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले इस चैनल से रिलेटेड, और जितना हो सके इस इंफॉर्मेशन को शेयर करिएगा। मिलते हैं एक अच्छे से टॉपिक के साथ में। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।